आज जो है ना हम लोग क्या पढ़ेंगे, नील्स बोर का परमाणु मॉडल। रदरफोर्ड के बाद आता है कौन, नील्स बोर, याद रखिएगा। नील्स बोर जो है ना रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के दोष को क्या किया था, दूर किया था। और उन्होंने दूर करने के लिए प्लैंक क्वांटम सिद्धांत थ्योरी का सिद्धांत का प्रयोग किया था, याद रखना। प्लैंक के क्वांटम सिद्धांत का प्रयोग किया था। नील्स बोर का परमाणु मॉडल नील्स बोर ने परमाणु मॉडल, याद रखना, 1913 में प्रस्तुत किया था। कब किया था, 1913 में। नील्स बोर 1913 में अपना परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया था। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल को दूर करने के लिए इन्होंने किसका प्रयोग किया था, प्लैंक क्वांटम सिद्धांत का प्रयोग किया था। प्लैंक के क्वांटम सिद्धांत का रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के दोष को दूर करने के लिए याद रखना, दूर करने के लिए किसका प्रयोग किया था, प्लैंक क्वांटम सिद्धांत का। प्लैंक क्वांटम सिद्धांत का प्रयोग किया था, याद रखना। अगर आपसे पूछेगा रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के दोष को दूर करने के लिए नील्स बोर ने, याद रखना, नील्स बोर ने किसका प्रयोग किया था, प्लैंक क्वांटम सिद्धांत थ्योरी का प्रयोग किया था, याद रखना, प्लैंक क्वांटम सिद्धांत का। लेकिन इसमें एक इसका सबसे एक बड़ा प्रॉब्लम है, क्या जानते हो, ये नील्स बोर का परमाणु मॉडल उन परमाणुओं पर लागू होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो, एक हो। एक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणुओं के लिए नील्स बोर का परमाणु मॉडल उस पर लागू होता है, याद रखना। क्या है नील्स बोर, मतलब उन परमाणुओं के लिए लागू होता है, याद रखना, लागू होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हो, जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हो, एक हो। मतलब एक इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हो, एक हो। अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या एक होगा तो याद रखना उन परमाणुओं के लिए क्या होगा, नील्स बोर का परमाणु मॉडल जो है वो लागू हो जाएगा। जैसे क्या होगा बता दो, हाइड्रोजन में कितना इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन है कि नहीं, इसलिए हाइड्रोजन परमाणु के लिए लागू हो जाता है। जैसे देखो हीलियम जो है, हीलियम में कितना इलेक्ट्रॉन है, 2, इसके लिए लागू नहीं होगा। अगर हीलियम एक इलेक्ट्रॉन अगर त्याग देगा, हीलियम अगर एक इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो हीलियम परमाणु के लिए भी ये लागू, हीलियम तब परमाणु ना, हीलियम आयन बन जाएगा, याद रखना। क्या होगा, He+1 इसके लिए लागू हो जाएगा, याद रखना। इस पर लागू होगा लेकिन He के लिए लागू नहीं होगा, याद रखना। ये उसी परमाणु के लिए लागू होता है जिसमें कितना है इलेक्ट्रॉन की संख्या, एक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणुओं के लिए ये लागू होता है। दूसरा जैसे लिथियम है, लिथियम का परमाणु संख्या कितना होता है, 3, अर्थात इसमें 3 गो इलेक्ट्रॉन है। 3 इलेक्ट्रॉन वाला लिथियम के लिए लागू नहीं है, सिर्फ और सिर्फ किसके लिए लागू है, जिसके पास वह परमाणु, उस परमाणु के लिए लागू होता है, याद रखना, जिसके पास केवल एक इलेक्ट्रॉन हो। कितना इलेक्ट्रॉन हो, एक इलेक्ट्रॉन वाले जो परमाणु है उसी पर नील्स बोर का परमाणु मॉडल लागू होता है। इसमें होता है Li2+ होगा, क्या होगा, 2+ डॉट डॉट आदि हो जाएगा, याद रखना। ऐसा अगर कोई भी परमाणु होगा ना उस पर ये नील्स बोर का परमाणु मॉडल लागू होगा। तो याद रखना नील्स बोर ने अपना परमाणु मॉडल 1913 में प्रस्तुत किया। याद रखना ये नील्स बोर का परमाणु मॉडल जो होता है, एक परमाणु उस परमाणु के लिए लागू होता है, उस परमाणु पर लागू होगा जिसमें कितना इलेक्ट्रॉन हो, एक इलेक्ट्रॉन हो। तो रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के दोष को दूर करने के लिए याद रखना प्लैंक क्वांटम सिद्धांत का प्रयोग किया था। उन परमाणुओं के लिए लागू होता है नील्स बोर, उन परमाणुओं के लिए नील्स बोर का परमाणु मॉडल लागू होता है जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना हो, एक हो। अगर परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या एक होता है तो याद रखना उसके लिए क्या होगा, लागू हो जाएगा कौन सा नियम, तो नील्स बोर का परमाणु मॉडल लागू होता है। याद रखना नील्स बोर का परमाणु मॉडल लागू होता है, हाइड्रोजन हो गया, हीलियम+ हो गया, लिथियम 2+ हो गया आदि, इस सब परमाणु पर क्या होगा, लागू होगा। अगर कभी आपको आ जाएगा बताइए कि मतलब जो नील्स बोर का परमाणु मॉडल किस पर लागू होगा, किस पर लागू होगा, ऐसा अगर क्वेश्चन आ गया किस पर लागू होगा, जैसे पहला ऑप्शन रहेगा हीलियम रहेगा, दूसरा ऑप्शन रहेगा लिथियम रहेगा, Li2+ रहेगा, तीसरा ऑप्शन रहेगा
ए और बी दोनों रहेगा, चौथा ऑप्शन रहेगा नंबर। तो याद रखना कौन होगा, सी नंबर होगा, ए और बी दोनों हो जाएगा ना, हो जाएगा। और कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जैसे हम लोग सेट करेंगे तुम सबके एग्जाम के लिए, नील्स बोर का जो परमाणु मॉडल है किस पर लागू होता है। जैसे हाइड्रोजन, ये क्या है, हाइड्रोजन होगा, यहाँ क्या होगा, हाइड्रोजन, यहाँ क्या होगा, हाइड्रोजन होगा। यहाँ पर क्या Li2+ है, यहाँ ए और बी दोनों है, यहाँ नन है। तो याद रखना इस क्या होगा, हाइड्रोजन है, यहाँ Li2+ है। ए हाइड्रोजन के लिए लागू होगा क्योंकि इसमें एक इलेक्ट्रॉन है। लिथियम आयन के लिए लागू होगा क्योंकि इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ तक समझ में आया। अगर कभी भी ऐसा होगा, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के दोष को दूर कैसे किया है, याद रखना प्लैंक क्वांटम सिद्धांत का प्रयोग किया था। उसके बाद क्या हुआ, इसमें एक खुद सबसे बड़ा सरप्राइज होता है कि इसमें जो नील्स बोर का जो परमाणु मॉडल है उस परमाणु के लिए लागू होता है जिसमें कितना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, समझे ना। इसका कुछ बात है, मुख्य बात है, इंपॉर्टेंट लाइन है, उस लाइन को बताते हैं, याद रखना। इसमें जो मेन पॉइंट है उसको हम बताते हैं, 6 पॉइंट है, उस पॉइंट को अगर याद रखोगे और उसको लिख दोगे तो नंबर आ जाएगा 5 नंबर। 5 को लाइन है, 5 नंबर है। देखो इसके बारे में लिखते हैं, जो बताएं इसके बारे में देखना, अभी बताते हैं ये क्या आता है। सबसे पहला नील्स बोर का जो परमाणु मॉडल का सबसे पहला विशेषता है, खासियत याद रखना, ये जो है ना याद रखना, सबसे पहला विशेषता है, याद रखना। कहता है नील्स बोर ने बोला परमाणु जो होता है ना सूक्ष्म गोलाकार संरचना। परमाणु क्या होता है, सूक्ष्म होता है और गोलाकार संरचना। परमाणु कैसा होता है, सूक्ष्म होता है और गोलाकार होता है, उसमें जो केंद्र होता है उसको नाभिक कहते हैं, याद रखना। कहता है परमाणु जो है ना सूक्ष्म गोलाकार संरचना है, मतलब परमाणु एकदम सूक्ष्म होता है। सूक्ष्म देखते हो ना, कहता है 10⁻⁻10, छोटा होगा एक बड़ा होगा, छोटा होगा कि नहीं होगा। इसमें त्रिज्यी, इसमें नाभिक होगा, वो भी छोटा होगा, नहीं होता नाभिक। तो याद रखना, यही बोला था परमाणु सूक्ष्म गोलाकार संरचना है, इसके केंद्र को नाभिक कहते हैं जो धनावेशित होता है। तो परमाणु का केंद्र क्या कहलाएगा, परमाणु का केंद्र जो है ना याद रखना, परमाणु का केंद्र नाभिक कहलाता है। क्या कहलाता है, नाभिक। और ये नाभिक कैसा होता है, धनावेशित होता है। इसमें 2 चीज मिलता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलता है, याद रखना। ये किसने बोला था, नील्स बोर। तो परमाणु जो ना क्या था, परमाणु का आकार सूक्ष्म होता है, गोलाकार संरचना, और इसके केंद्र को क्या कहते हैं, नाभिक कहते हैं। नाभिक धनावेशित होता है, इसमें प्रोटॉन और क्या होता है, न्यूट्रॉन होता है। दूसरा सबसे बड़ा लाइन है, याद रखना, दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है कि परमाणु जो होता है नाभिक के चारों ओर एक निश्चित वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाता है, याद रखना। कहता है कि देखो इसे देखो, ये नाभिक है परमाणु का, ये कक्षा है इसका, एक निश्चित वृत्ताकार पथ है। परमाणु निश्चित वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, कक्षा कहते हैं, ऑर्बिट कहते हैं। ये प्रथम कक्षा क्या हुआ, दूसरा कक्षा L हुआ, तीसरा कक्षा क्या हुआ, M हुआ। इसी तरह बढ़ते रहेगा, इसी तरह कक्षा की संख्या बढ़ेगा। याद रखना, इलेक्ट्रॉन जो है ना, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर, इलेक्ट्रॉन क्या करता है, नाभिक के चारों ओर, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर एक निश्चित वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाता है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर एक निश्चित वृत्ताकार पथ पर, याद रखना। निश्चित वृत्ताकार पथ को दीर्घ वृत्ताकार पथ बोल देगा, याद रखना। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर एक निश्चित वृत्ताकार पथ जैसे होता है, किसी किताब में दीर्घ वृत्ताकार पथ रहेगा, याद रखना। एक निश्चित वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाता है, उसे क्या कहते हैं, उसे कक्षा कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, कक्षा कहते हैं। इलेक्ट्रॉन जो होता है, याद रखना, नाभिक के चारों ओर एक निश्चित वृत्ताकार पथ पर क्या लगाता है, चक्कर लगाता है, उसे क्या कहते हैं, कक्षा कहते हैं। तीसरा पॉइंट बोला था, प्रत्येक कक्षा को क्या होता है, अपना अपना ऊर्जा होता है, अपना अपना ऊर्जा है, याद, प्रत्येक कक्षा के पास एनर्जी होता है, अपना अपना एनर्जी होता है। प्रत्येक कक्षा को अपना अपना एनर्जी है, अपना याद रखना ऊर्जा होता है। उस कक्षा को ऊर्जा स्तर कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, ऊर्जा स्तर बोल सकते हो। क्या बोल सकते हैं, ऊर्जा स्तर, याद रखना, ऊर्जा स्तर बोलोगे, याद रखना। प्रत्येक कक्षा जो कक्षा है, याद रखना, प्रत्येक कक्षा को अपना अपना ऊर्जा, अपना खुद का एनर्जी होता है। कैसे, देख लो, इसका एक फॉर्मूला होता है जो आगे हम लोग पढ़ेंगे, En बराबर -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बटे होता है n²। यहाँ से हम प्रत्येक कक्षा का ऊर्जा ज्ञात कर सकते हैं। n का मान अगर 1 रखेंगे तो पहला कक्षा की एनर्जी आएगा। अगर n का मान 1 रख देते हैं, मान लो n का मान 1 रखते हैं, n का मान के कक्षा के n का मान 1 रखेंगे तो यहाँ होगा -13.6 बटे 1 का स्क्वायर होगा, तो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, याद रखना। पहला कक्षा की ऊर्जा कितना होता है, इस कक्षा की ऊर्जा होता है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, याद रखना। इसका होता है पहला कक्षा का -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। अगर दूसरा कक्षा की ऊर्जा पूछता है, देखो ये दूसरा कक्षा, अगर इसका एनर्जी पूछेगा तो हम लोग निकाल लेंगे। यहाँ n का मान 2 रख के निकालेंगे,
हाँ माइनस कितना होगा 3.4 होगा, माइनस हो जाएगा 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। याद रखना ये देखो इस सब कक्षा के पास अपना अपना ऊर्जा आता है, उस कक्षा के इस कक्षा का जो एनर्जी है ना उसी को कहते हैं ऊर्जा स्तर कहते हैं, या कक्षा का ऊर्जा स्तर कहते हैं। इसे के एल एम एन से, इसको के एल एम एन डॉट डॉट आदि से, इसे किससे सूचित करते हैं, के से, एल से, एम से, एन से आदि से सूचित किया जाता है। याद रखना प्रत्येक कक्षा को, प्रत्येक जो कक्षा है इसमें प्रत्येक कक्षा को अपना अपना ऊर्जा है। कैसे निकालते हैं, इसके लिए फॉर्मूला आता है En बराबर -13.6/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो ऊर्जा का मात्रक है। अगर आपसे कहीं पूछ लेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है, अगर कहीं पूछ लिया तो याद रखना ऊर्जा का। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है, ऊर्जा का। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक होता है, ऊर्जा का। याद रखना 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर था 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर था 1.6 गुना 10 की पावर -19 जूल। अगर आपसे पूछेगा एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना ऊर्जा आता है बताओ तो 1.6 गुना 10 की पावर -19 जूल होता है। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना होता है 1.6 गुना 10 की पावर -19 जूल। यानी कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक हो रहा है, ऊर्जा का मात्रक होता है। तो प्रत्येक कक्षा को अपना अपना ऊर्जा, अपना अपना खुद का एनर्जी है। याद रखना जैसे उस ऊर्जा स्तर को के एलिमेंट से डिनोट करते हैं। जैसे एन पहला कक्षा है के, इसके लिए ऊर्जा लेवल कितना होता है, ये फॉर्मूला से निकाल सकते हो। दूसरा का एनर्जी यहाँ निकालेंगे, एन का मान दूर रख देंगे। तीसरा निकालेंगे इसका 1 पॉइंट समथिंग होगा, 1 पॉइंट समथिंग आएगा। याद रखना 1 पॉइंट समथिंग। हल करोगे यहाँ रखोगे 3 यहाँ 3 रखोगे तो यहाँ 3 का स्क्वायर 9 से भाग दोगे तो एक बार में कटेगा ना, कटेगा 1 पॉइंट समथिंग आएगा। तो प्रत्येक कक्षा को अपना अपना क्या है, ऊर्जा स्तर है। तो एक बार फिर से इस लाइन को रिपीट करते तब चौथा लाइन बताएंगे। परमाणु के केंद्र को क्या कहते हैं, नाभिक कहते हैं, जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है और ये धनावेशित होता है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर एक निश्चित वृत्ताकार पथ पर क्या लगाता है, चक्कर लगाता है, मूव करता है, घूमते रहता है। उस निश्चित वृत्ताकार पथ को क्या कहते हैं, हम लोग कक्षा कहते हैं। क्या कहते हैं, कक्षा कहते हैं। उस निश्चित वृत्ताकार पथ को क्या कहते हैं, लगाते रहता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, कक्षा कहते हैं। उस निश्चित वृत्ताकार पथ को हम लोग क्या कहते हैं, कक्षा कहते हैं। प्रत्येक कक्षा को अपना अपना क्या है, ऊर्जा होता है, अपना अपना ऊर्जा होता है, खुद क्या एनर्जी होता है। उससे उस पथ को, उस स्तर को, उसे क्या कहते हैं, ऊर्जा स्तर कहते हैं। इसे के एलिमेंट से नोट करते हैं। कैसे, ये जैसे के कक्षा, इसका खुद अपना एनर्जी है, इसका कहते हैं ऊर्जा स्तर कहते हैं। ये एल है, इसके पास खुद एनर्जी अपना ना है, देखो इतना। सब कक्षा का अपना अपना ऊर्जा है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, ऊर्जा स्तर कहते हैं। इसे के एलिमेंट से नोट करते हैं। याद रखेगी ना। अब आगे देखो, आगे चौथा पॉइंट बताते हैं। चौथा पॉइंट है, याद रखना, जैसे देखो चौथा है, इलेक्ट्रॉन जब निश्चित वृत्ताकार पथ पर कक्षा में चक्कर लगाएगा ना इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा स्थिर रहती है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है। चौथा लाइन है, याद रखना, इलेक्ट्रॉन जो है, याद रखना, कभी भी इलेक्ट्रॉन निश्चित इलेक्ट्रॉन कक्षा में घूमती है तो उसकी ऊर्जा, उसका जो ऊर्जा है, उसकी एनर्जी यानी ऊर्जा स्थिर रहता है। ये इंपॉर्टेंट लाइन, स्थिर रहता है। याद रखना, इलेक्ट्रॉन का ऊर्जा क्या रहता है, स्थिर रहता है। अगर इलेक्ट्रॉन कक्षा के चारों ओर अगर चक्कर लगा रहा है, कक्षा में चक्कर लगाता है, यदि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर कक्षा में घूम रहा है, कक्षा में चक्कर लगाता है, तो उस इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा होगा, उसकी ऊर्जा क्या रहता है, स्थिर। मतलब ऊर्जा ना तो अवशोषित होता है, ना तो उत्सर्जित होता है। अर्थात इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा ना तो घटता है ना तो बढ़ता है। ये इंपॉर्टेंट लाइन याद रखना। ऐसे पूछेगा, इलेक्ट्रॉन ना बोर परमाणु मॉडल में इलेक्ट्रॉन कक्षा में अगर घूमती है, चारों ओर चक्कर लगाता है कक्षा में, तो उसकी एनर्जी क्या होगा, स्थिर रहता है। यानी ऊर्जा ना तो उसका घटेगा ना तो बढ़ेगा, उसका ऊर्जा क्या रहेगा, स्थिर रहेगा। अगर मान लो घटेगा तो नाभिक में गिर जाएगा, जो रदरफोर्ड ने बोला था, इसलिए तो उसका दोष दूर हो गया, नहीं तो उसका इसमें भी दोष रह जाता है। याद रखना, इलेक्ट्रॉन कक्षा में घूमती है तो उसकी ऊर्जा स्थिर रहती है। अर्थात इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा ना तो बढ़ता है ना तो घटता है। इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा ना तो बढ़ता है ना तो बढ़ता है, और ना ही क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा ना तो बढ़ता है ना ही घटता है। याद रखना, क्या रहता है, स्थिर रहता है। कभी भी इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इलेक्ट्रॉन का ऊर्जा ना तो अवशोषित होता है ना तो उत्सर्जित होता है। इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा क्या रहता है, स्थिर रहता है। अब पांचवा पॉइंट सबसे अच्छा है, याद रखना, पांचवा पॉइंट होता है, इलेक्ट्रॉन जब कक्षा में घूमता है उसका एक कोणीय संवेग होता है। इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन कक्षा में घूमता है ना, घूमता है तो उसका क्या होता है, घूमता है तो उसका कोणीय संवेग है, उसका कोणीय संवेग, एंगुलर मोमेंटम, ये इंपॉर्टेंट है। कोणीय संवेग क्या होगा, कोणीय संवेग जो होता है, कोणीय संवेग mvr
बराबर होता है NH/2 क्या होता है NH/2 याद रखना। अगर इलेक्ट्रॉन कक्षा में अगर घूमता है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है कक्षा में घूमता है तो उसका कोणीय संवेग कितना होता है बता दो mvr क्या होता है mvr बराबर क्या होता है NH/2 होता है। NH बटे कितना होता है 2 होता है। अगर कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि बताइए इलेक्ट्रॉन कक्षा में घूमता है तो उसका कोणीय संवेग कितना होता है, उस कक्षा के लिए कोणीय संवेग क्या होता है mvr बराबर क्या होता है NH/2। अब देखो यहाँ m क्या है, अगर m पूछेगा m जो है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है। m क्या है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, इसका मान होता है 9.1 गुना 10 की पावर माइनस 31 kg होता है ना। अब देखो दूसरा है v क्या है इलेक्ट्रॉन का वेग, v क्या है इलेक्ट्रॉन का वेग, ये निकाल लोगे। ये क्या r क्या है, r जो है कक्षा की त्रिज्या, r क्या है कक्षा की त्रिज्या, r को क्या बोलते हैं कक्षा की त्रिज्या बोलते हैं। और m क्या है m कक्षा की संख्या, m क्या है कक्षा की संख्या, n क्या है कक्षा की संख्या। और जो h क्या है, अगर n कक्षा की संख्या, अगर हमको कहेगा पहला कक्षा का कोणीय संवेग बता तो n का मान कितना रखेंगे एक h/2 पाई होगा। अगर हमको कहेगा दूसरा कक्षा का कोणीय संवेग बता तो दूसरा कक्षा का यहाँ 2h/2 पा होगा कि ना। यानी अगर सब कक्षा का कोणीय संवेग हम लोग अलग अलग कैलकुलेट कर सकते हैं, याद रखना। n क्या कक्षा की संख्या होता है 1 2 3, यानी n का मान क्या होगा 1 हो सकता है 2 हो सकता है 3 हो सकता है 4 डॉट होगा। n क्या है कक्षा की संख्या, याद रखना। अब इसमें h जो है h बहुत अच्छा नाम है, h प्लैंक कांस्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट यानी प्लैंक स्थिरांक होता है और इस h का मात्रक जूल सेकंड होता है। जब भी बताना हम इसका बताइए थे मात्रक क्या होता है जूल सेकंड। इसका पूछता है बताइए प्लैंक कांस्टेंट के मात्रक बताओ जूल सेकंड, और इसका h का जो मान होता है याद रखना 6.6262 तो 10 की पावर कितना था माइनस 34 जूल सेकंड, याद रखना। अगर h का मान कितना 6.6262 गुना 10 की पावर माइनस 34 जूल सेकंड होता है, याद रखना h का मान। समझ में आया, अगर इतना समझ में आ गया कि नहीं समझ में आया। एक और पॉइंट है सबसे अच्छा पॉइंट, याद रखना चौथा नंबर लिखे थे इलेक्ट्रॉन कक्षा में घूमती है तो उसकी ऊर्जा क्या रहती स्थिर रहता है, यानी इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा ना तो बढ़ती है ना तो घटती है, याद रखना। अच्छा पांचवा लिखिए इलेक्ट्रॉन कक्षा में जब घूमता है उसका एक कोणीय संवेग होता है, तो mvr बराबर क्या होता है NH/2 होता है। मैंने m को लिखा इलेक्ट्रॉन का वेग लिखा, d को m को इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान लिखा है, m को क्या लिखा इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, v को इलेक्ट्रॉन का वेग लिखा, r को कक्षा की त्रिज्या लिखा और n को कक्षा की संख्या लिखा है। और n का मान 1 2 3 4 5 6 डॉट होगा बढ़ते रहेगा। और h को मैंने प्लैंक कांस्टेंट लिखा, इसका एक निश्चित मान होता है, ये कांस्टेंट है 6.6262 गुने 10 की पावर माइनस 34 जूल सेकंड यही होता है। समझ में आया। एक और लिखता हूँ, बस एक और लिखूंगा तब इसको छोड़ दूंगा। एक और लिखता हूँ, एक पांचवा लाइन है, छठा लाइन होता है कि देखो ये छठा लाइन है। देखो छठा लाइन क्या है, छठा नंबर है कि देख जैसे ये नाभिक है, ये कक्षा यार ये कक्षा, ये हो गया पहला कक्षा, ये हुआ के पहला कक्षा L, दूसरा के हुआ L हुआ और तीसरा कक्षा क्या होगा M ये कक्षा है, मान लो ये M है तीसरा कक्षा है ना M। अब इस कक्षा का ऊर्जा क्या होगा E1 होगा, इस कक्षा का ऊर्जा E2 होगा, इस कक्षा का ऊर्जा क्या होगा 3 होगा। अब मैं बोल रहा हूँ अगर देखो ये पहला कक्षा ये दूसरा कक्षा, याद रखना। अगर पहला कक्षा से कूद कर इलेक्ट्रॉन दूसरा कक्षा में जाएगा, यानी निचले वाला कक्षा से कूदेगा इलेक्ट्रॉन और ऊपर वाला कक्षा में जाएगा। देखो यहाँ नीचा में इलेक्ट्रॉन है, ऊपर वाला कक्षा में गया है, नीचा में इलेक्ट्रॉन है पहला कक्षा में, और जंप किया और कहाँ चला गया दूसरा कक्षा में, यानी इसके ऊपर वाला कक्षा में गया तो यहाँ पर ऊर्जा का क्या होगा अवशोषण होगा। ऊर्जा का क्या होगा यहाँ पर अवशोषण होता है, अवशोषण। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखना। ऊर्जा का अवशोषण होता है, इस जगह ऊर्जा क्या होगा अवशोषण होगा। यही अगर इलेक्ट्रॉन दूसरा कक्षा में और दूसरा कक्षा से कूद कर इलेक्ट्रॉन कहाँ आएगा पहला कक्षा में आएगा, दूसरा कक्षा में इलेक्ट्रॉन है और जंप किया कहाँ गया पहला कक्षा में, यहाँ पर जो है ऊर्जा का क्या होगा उत्सर्जन होगा। क्या होगा ऊर्जा का क्या होगा उत्सर्जन होगा। याद रहेगा इतना वो, एक बार फिर से रिपीट करते हैं बिना बताए, अगर याद रहेगा तो देख लो। नील्स बोर ने 1913 में रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के दोष को दूर करने के लिए प्लैंक क्वांटम सिद्धांत का मदद लिया था, याद रखना सारा लिया। उसके बाद जो उसमें भी एक बहुत बड़ा त्रुटि रह गया था। उसका जो परमाणु मॉडल है सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु के लिए ही लागू होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हो 1 हो। याद उसके लिए मैंने बताया एग्जाम्पल क्या क्या बताया,
हाइड्रोजन बताया, हाइड्रोजन H हो गया, हीलियम हो गया, H प्लस हो गया और He प्लस, और उसके बाद क्या बताया था मैंने, लिथियम Li2 प्लस, डॉट डॉट, मतलब जिस परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन है उसी के लिए क्या होता है, लागू होता है, याद रखना। उसके बाद इसका 3-4 को पॉइंट था, जो परमाणु था सूक्ष्म गोलाकार धनाभिषिक्त होता है, इसके केंद्र को क्या कहते हैं, नाभिक कहते हैं, नाभिक धनाभिषिक्त होता है, इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। दूसरा लाइन बताया था, जो इलेक्ट्रॉन एक निश्चित वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाता है, उस पथ को हम लोग क्या कहते हैं, कक्षा कहते हैं, याद रखना। उसके बाद मैंने बोला कि जितने भी कक्षा है सबको अपना खुद का एनर्जी होता है, उसे ऊर्जा स्तर कहते हैं, K11 से डिनोट करते हैं, याद रखना, K11 से डिनोट करते हैं। फिर मैंने चौथा लाइन बताया था कि जो है इलेक्ट्रॉन, जब देखो इलेक्ट्रॉन जो होता है कक्षा में अगर घूम गया, कक्षा में घूम गया तो ऊर्जा, उसका ऊर्जा स्थिर रहता है, ऊर्जा क्या रहता है, स्थिर रहता है, ऊर्जा ना तो उत्पन्न होती है ना ही विनाश होता है, ना तो उत्पन्न हो सकता है ना तो बनता है, याद रखना। अब 5वां लाइन बताया था, इलेक्ट्रॉन जब कक्षा में घूमता है तो उसका एक कोणीय वेग होता है, क्या होता है, कोणीय वेग, कोणीय संवेग होता है, कोणीय संवेग होता है, याद रखना। mvr बराबर NH/2π होता है। मैंने m को इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान बताया, v को इलेक्ट्रॉन का वेग है, r कक्षक त्रिज्या, n कक्षक संख्या, h प्लैंक कांस्टेंट है। उसके बाद एक लास्ट है कि जब इलेक्ट्रॉन क्या होगा, पहला कक्षा से जंप करेगा, ऊपर वाला कक्षा में जाएगा, दूसरा कक्षा, तीसरा कक्षा में जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन क्या ऊर्जा का क्या होता है, अवशोषण होता है। वही अगर अंतिम कक्षा से कूदेगा तो पहला कक्षा में आएगा तो ऊर्जा का क्या होगा, उत्सर्जन होगा। और एक लास्ट है, किसी भी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या है ना, एक लास्ट इंपोर्टेंट, किसी भी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या 2n² से बढ़ते रखना, 2n² एक सूत्र होता है, किसी भी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितना होता है, 2n² सूत्र से बढ़ते हैं, और n का मान होगा 1 2 3 4 5। किसी भी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या किस सूत्र से बढ़ते हैं, 2n² से बढ़ते हैं। यहाँ तक समझ में आया? आज के लिए इतना ही काफी है, धन्यवाद।